हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं मानता हूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके इसी सब्जेक्ट से ज़्यादातर एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खासकर ये अपन वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा अपन इसमें साथ के साथ हिंदी के अंदर भी अपन इसको लेके चलेंगे। कुछ टेक्निकल वर्ड रहेंगे जिनको अपन इंग्लिश में ही प्रयुक्त करेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली अपन थोड़ा हिंदी में ज़्यादा अपन इसको डिस्कस करेंगे फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इसका अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, किन किन टाइप्स की अपन इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं, उनका एक क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। और उस क्लासिफिकेशन के बाद इसके बेसिक लॉ जो होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की, जिस पर ज़्यादातर मशीन्स आपकी ऑपरेट करेंगी, तो प्रिंसिपल अपन उसका देखेंगे, बेसिक्स लॉ क्या हैं जिन पर ये आधारित होती है, और उसके बाद अपन एक एक करके एक एक मशीन को अपन डिस्कस करते जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इसमें लगभग आपके टोटल मैं मान के चलता हूँ 45 to 50 लेक्चर्स तक आपके इसमें रहेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर टोटल। तो अपन कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे से अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन साथ के साथ भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, अपन सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे उसके अंदर पढ़नी है, ताकि अपन एक तरह प्रिपेयर हो जाएं कि मुझे ये चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं दोस्तों मैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, तो मशीन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो अपन मशीन से मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल बोला क्योंकि ये विद्युत मशीन होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पे ऑपरेट होगी, इसलिए अपन इलेक्ट्रिकल मशीन बोला। मशीन का मतलब अपन इलेक्ट्रिकल के रेफरेंस में बोले तो मशीन का मतलब है कि कोई ऐसी डिवाइस होगी जो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को किसी अदर फॉर्म ऑफ पावर में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो जनरली मैं बात करूंगा तो ये एक जनरेटर हो सकता है या एक मोटर हो सकती है। तो मोटर की जब अपन बात करेंगे दोस्तों, तो जो मोटर होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि उसका आउटपुट मुझे मोटर का क्या मिलता है, रोटेटिंग आउटपुट मुझे मिलता है, तो उसको मैकेनिकल आउटपुट अपन बोलते हैं, यांत्रिक आउटपुट उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी मोटर। यदि मैं जनरेटर की बात करूंगा तो जनरेटर क्या होगा आपका, वह आपकी यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में आपका जनरेटर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका जनरेटर। अब वो डिपेंड करेगा एसी पे ऑपरेट कर रहा है या डीसी पे, तो उसके आधार पे अपन फिर से इसका अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और डिवाइस आपकी होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर तो उसमें तो यांत्रिक ऊर्जा होती ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में ही बदलता है। ठीक है, अपन इनपुट भी उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, मतलब विद्युत पावर को विद्युत पावर में ही बदल रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है। तो ऐसा क्या करता है, वो आपके वोल्टेज लेवल को अप या डाउन कर सकता है और करंट लेवल को अप या डाउन आपका कर सकता है। ठीक है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाएगा तो करंट लेवल को उसी रेशो में कम करेगा, वोल्टेज लेवल को कम करेगा तो करंट लेवल को वो बढ़ाएगा। मतलब पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर वो उसके अंदर कांस्टेंट रहेगी। यदि मैं आइडियल बात करूं, प्रैक्टिकल के केस में कुछ ना कुछ लॉसेस उसके अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो जो पावर इनपुट, जितनी पावर मैंने दी है उतनी ही पावर वो आउटपुट में अपन को देता है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स को मेनली 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक हो सकती है आपकी रोटेटिंग मशीन, ठीक है, जिनमें रोटेशन होगा। ठीक है दोस्तों, एक तो हो सकती है आपकी रोटेटिंग मशीन जिसमें कुछ रोटेशन होगा, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट होगा, और एक होगी आपकी स्टैटिक मशीन, स्टैटिक मशीन। ठीक है, स्टैटिक मशीन मतलब स्थिर मशीन जो होगी, जिसमें अंदर कोई रोटेशनल या कोई घूमने वाला पार्ट जिसके अंदर नहीं होगा, उसको मैं स्टैटिक मशीन की श्रेणी में रखूंगा। तो आपको पता है स्टैटिक मशीन के अंदर आपका कौन सा एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टैटिक मशीन का जो एग्जांपल है वो क्या है,
ट्रांसफॉर्मर आपका एग्जाम्पल है स्टैटिक मशीन, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। उसके अंदर आपका आप देखोगे तो सारा कुछ स्टैटिक है, उसका पूरी तरह वो स्टैटिक होता है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होगा आपका वो स्टैटिक मशीन का टाइप होगा। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है स्थिर मशीन। ठीक है, स्थिर जिसमें सारी चीज़ें स्थिर हों। अब ट्रांसफॉर्मर के अपन दो टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। अपनी जो सप्लाई है उसके आधार पे, जो सप्लाई आपकी सिंगल फेज है तो अपन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा, और 3 फेज सप्लाई के लिए अपन कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लेंगे, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर अपन काम में लेंगे। तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हो सकता है और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हो सकता है। ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर अपन स्टैटिक मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्मर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के बाद आते हैं अपन रोटेटिंग मशीन्स पे। तो जो रोटेटिंग मशीन्स होंगी, ठीक है, तो ये मैंने बताया था रोटेटिंग मशीन्स आपकी ये एसी मशीन हो सकती है और डीसी मशीन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई की एसी पे ऑपरेट हो रही है डीसी पे। ठीक है, एसी मशीन ये हो सकती है या ये डीसी मशीन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एसी मशीन हो सकती है या डीसी मशीन ये हो सकती है। ठीक है, एसी मशीन मतलब जो एसी जिसमें एसी सप्लाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है आपकी दो फॉर्म में होती है आपकी, एक तो एसी सप्लाई के फॉर्म में होती है और एक डीसी सप्लाई के फॉर्म में होती है। तो कुछ ना कुछ रोटेटिंग पार्ट होगा। पहली चीज, रोटेटिंग मशीन है तो इसमें कुछ ना कुछ मूवेबल या रोटेटिंग पार्ट होगा, कुछ घूर्णीय पार्ट इसके अंदर होगा। और एसी मशीन की अपन बात कर रहे हैं तो एसी सप्लाई होगी, डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो कुछ डीसी का भी पार्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, अब एसी मशीन को सबसे पहले मैं क्लासीफाई करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका एसी मोटर हो सकती है और एसी जनरेटर हो सकता है। एसी मोटर हो सकती है या ये एसी जनरेटर हो सकता है। ठीक है, मोटर और जनरेटर तो पता है ना दोस्तों आपको। मोटर क्या करती है आपकी, मोटर किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करती है। मोटर जो होती है उसका इनपुट क्या होता है आपका, मोटर का इनपुट क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और आउटपुट में क्या देती है, मैकेनिकल आउटपुट। जबकि जनरेटर की यदि अपन बात करें तो जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और इसका जो इनपुट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर। अब यदि ये एसी है तो एसी मोटर अपन किसको कहेंगे, यदि एसी इलेक्ट्रिकल को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल किस फॉर्म में है आपके, एसी फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल है उसको यदि यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है तो उसको एसी मोटर कहेंगे। और एसी जनरेटर क्या होगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी इलेक्ट्रिकल में बदले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैंने बताया था दो फॉर्म में है, एसी की फॉर्म में हो सकती है और डीसी की फॉर्म में हो सकती है। तो यदि जनरेटर का आउटपुट एसी इलेक्ट्रिकल है तो वो एसी जनरेटर होगा, और यदि मोटर का इनपुट एसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है तो वो एसी मोटर कहलाएगी। इसी तरह डीसी मशीन के अंदर अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। डीसी के अंदर भी यदि मैं कहूं तो आपका क्या हो सकता है दोस्तों, डीसी के अंदर यदि अपन क्लासीफाई करें, ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, डीसी मोटर हो सकती है या डीसी जनरेटर हो सकता है। बताइए, डीसी मोटर हो सकती है या डीसी जनरेटर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस यही आएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा डीसी मोटर क्या कन्वर्ट करेगी, डीसी इलेक्ट्रिकल को, समझना दोस्तों ध्यान से, डीसी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और डीसी जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कौन सी होगी यहाँ, डीसी इलेक्ट्रिकल होगी। ये डिफरेंस है केवल एसी और डीसी के अंदर। ठीक है, एसी मोटर और डीसी मोटर में डिफरेंस क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिकल है वो एसी फॉर्म में है, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल है वो डीसी फॉर्म में, मतलब डीसी सप्लाई अपन देंगे तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी, डीसी मोटर कहलाएगी। इसीलिए डीसी जनरेटर क्या होगा, यांत्रिक सप्लाई, यांत्रिक ऊर्जा इसको देंगे इनपुट में, और ये आउटपुट में अपन को इलेक्ट्रिकल देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल किस फॉर्म में देगा, डीसी के फॉर्म में देगा, तो इसको मैं डीसी जनरेटर कहूंगा। और यदि इलेक्ट्रिकल मुझे एसी की फॉर्म में मिल रहा है तो वो एसी जनरेटर होगा। तो ये डिफरेंस है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब और आगे बढ़ते हैं अपन। अब एसी मोटर की यदि अपन बात करें तो एसी मोटर को फर्दर मैं दो टाइप से क्लासीफाई यहाँ पे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, दो टाइप में मैं इसको बांट सकता हूँ एसी मोटर को। तो एसी मोटर जो है ये आपकी हो सकती है इंडक्शन मोटर, और एक हो सकती है सिंक्रोनस मोटर।
ठीक है, इंडक्शन मोटर हो सकती है या सिंक्रोनस मोटर ये हो सकती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर भी हो सकती है और सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर भी हो सकती है और सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ 3 फेज की, क्योंकि एसी के अंदर दोस्तों आपके 3 फेज और सिंगल फेज दो टाइप की और सप्लाई होती है। एसी के अंदर अपन सिंगल फेज सप्लाई की भी बात करते हैं, 3 फेज की बात करते हैं। तो यदि 3 फेज की बात करूंगा तो इंडक्शन, सिंक्रोनस, और यहाँ एक सिंगल फेज को भी मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ, सिंगल फेज मोटर। ठीक है, तो जो सिंगल फेज मोटर होती है ना एसी के अंदर, उनको अपन स्पेशल पर्पज मोटर भी अपन कहते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, इनको कहते हैं अपन स्पेशल पर्पज मोटर, स्पेशल पर्पज मोटर या फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल फेज जो मोटर होंगी वो अपने विशेष उद्देश्य से काम में अपन लेते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन के हिसाब से वो बनाई जाती है। ठीक है, कि मुझे कहाँ पे ज़रूरत कौन सी मोटर की है उसी हिसाब से डिजाइनिंग की जाती है, इसलिए इसको स्पेशल पर्पज मोटर भी कहते हैं या फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो रेटिंग आएगी ना वो किलोवाट के फ्रैक्शन में आएगी। जैसे 1 किलोवाट का फ्रैक्शन हुआ 600 वाट, 500 वाट, 400 वाट। ठीक है, इस तरह 1 किलोवाट का मतलब वो 1000 वाट, तो 1000 वाट का कुछ पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शन होगा, इसलिए इसको अपन फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी अपन इनको कहते हैं। ठीक है, अब आइए 3 फेज मोटर्स की। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इनको भी फर्दर मैं 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकता हूं दोस्तों। इंडक्शन मोटर की यदि मैं बात करूं तो इंडक्शन मोटर आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की यदि मैं बात करूं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो सकती है, SQUIRELL, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे SCIM। ठीक है, पिंजरे वाली, जिसका जो रोटर होता है वो पिंजरे नुमा संरचना में होता है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, SCIM, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायरल केज का मतलब होता है पिंजरा, तो पिंजरे नुमा इसका रोटर होता है, इसलिए इसको पिंजरे नुमा मोटर अपन कहते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अपन कहते हैं। इंडक्शन मोटर का जो दूसरा टाइप है ये है आपका स्लिप रिंग, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको बोलते हैं SRIM, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या बाउंड रोटर भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? बाउंड रोटर, क्योंकि इसका रोटर बाउंड होता है, बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, IM का मतलब इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कह सकते हो या बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कह सकते हो, क्योंकि इसका रोटर पे वाइंडिंग होती है, जबकि स्क्वायरल केज का जो रोटर होगा उसमें वाइंडिंग नहीं होती है। उसमें क्या होता है, रोटर पिंजरेनुमा संरचना में होता है और वही रोटर कंडक्टर की तरह, एल्यूमिनियम की जो बार होती है वही रोटर कंडक्टर की तरह काम करती है, रोटर चालकों की तरह। जबकि यहाँ जो रोटर चालक होंगे वो वाइंडिंग होगी आपकी, जैसे स्टेटर वाइंडिंग होती है वैसे ही यहाँ पे रोटर पे भी वाइंडिंग होगी, तो स्लिप रिंग यहाँ पे काम में लेते हैं, इसलिए इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अपन कहते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 टाइप हो गए आपके, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब आइए दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की अपन यदि बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर भी आपकी 2 टाइप की होती है। अपन 2 टाइप की सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहली तो होगी सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर, सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, और एक होगी सैलिएंट पोल टाइप, सैलिएंट पोल टाइप। ये 2 टाइप की मोटर यहाँ अपन पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, और सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। इसको प्रोजेक्टेड पोल भी कहते हैं। सैलिएंट पोल का मतलब उभरे हुए पोल, इसके जो रोटर से जो पोल है वो उभरे हुए पोल होते हैं, इसलिए इसको सैलिएंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल सिंक्रोनस मोटर अपन कहते हैं। जबकि इसका जो रोटर है वो सिलेंड्रिकल संरचना में होता है, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये चारों जो मोटर दोस्तों मैंने बताई है, इंडक्शन और सिंक्रोनस, ये रोटर कंस्ट्रक्शन के आधार पर इनके नाम रखे हुए हैं कि इनकी जो रोटर की संरचना किस तरह है। तो जो रोटर की संरचना के आधार पे मैंने इनका जो शेप है वो सैलिएंट पोल टाइप का रोटर होगा, इसका सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर होगा, उस आधार पे मैंने 2 मोटर ये बना दी, सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर एंड सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर। तो ये तो अपना क्लासिफिकेशन हो गया दोस्तों किसका? एसी मोटर्स का। ठीक है, एसी मोटर्स की अपन बात कर रहे थे। एसी जनरेटर का भी लगभग यही सेम क्लासिफिकेशन चलेगा। ठीक है,
वही एसी जनरेटर भी दो तरह का होगा, इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है और सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है। सिंक्रोनस जनरेटर भी सिलेंड्रिकल टाइप, सिलेंडर टाइप, दो प्रकार का हो सकता है। तो ये सिमिलर क्लासिफिकेशन जनरेटर में भी आपका चलेगा जो अपन ने मोटर में पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह अपन बात करते हैं, अब डीसी पे आ जाते हैं। तो डीसी मशीन में डीसी मोटर की यदि अपन बात करें, तो डीसी मोटर की यदि मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो डीसी मोटर होगी आपकी वो दो तरह की होगी, ठीक है। अब जो मोटर का क्लासिफिकेशन है वही जनरेटर का भी चलेगा, तो वो अपन जनरेटर का अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपन जब पढ़ेंगे उस समय ही अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी क्लासिफिकेशन आपका सेम रहेगा, जो मोटर का है वो जनरेटर का रहेगा। तो मोटर का क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दो टाइप से मैं इसको डिवाइड करता हूँ दोस्तों, सैलिएंट पोल टाइप, सॉरी, एक तो होती है सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और एक होगी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो दो टाइप की मोटर आपकी यहाँ होगी। डीसी मोटर की अपन बात कर रहे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। नाम से ही पता लग रहा है तो सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद ही एक्साइट होगी। खुद ही से मतलब इसमें मुझे अलग से एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सप्लाई अपन स्टेटर पे देंगे उसी सप्लाई से रोटर को भी सप्लाई मिल जाएगी, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड अपन बोल रहे हैं। सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर क्या है, स्टेटर को अपन अलग सप्लाई देंगे और रोटर को अलग सप्लाई से अपन कनेक्ट करेंगे, सेपरेट उसको कनेक्ट करेंगे रोटर को भी, इसलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर अपन ने बोला, ठीक है। अब सेल्फ एक्साइटेड के फर्दर में तीन टाइप्स यहाँ पे पढ़ सकता हूँ सेल्फ एक्साइटेड मोटर के, ठीक है दोस्तों। सेल्फ एक्साइटेड मोटर के तीन टाइप्स अपन पढ़ेंगे, जिनमें पहला टाइप इसका होगा सेपरेटली सेल्फ एक्साइटेड का, ठीक है, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर अपन एक डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और एक होगी आपकी शंट मोटर। शंट मोटर, सीरीज, शंट, और तीसरी होगी कंपाउंड मोटर। तीसरी कौन सी होगी दोस्तों, कंपाउंड मोटर। तीसरी अपन ये डिस्कस करेंगे कंपाउंड मोटर, ठीक है। कंपाउंड मोटर को फर्दर अपन दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड एंड कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियली कंपाउंड एंड कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियली कंपाउंड एंड कम्युलेटिव कंपाउंड। और इनके अंदर भी दो दो क्लासिफिकेशन आपके हो सकते हैं, दोनों के अंदर ही कौन कौन से हो सकते हैं, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक है दोस्तों। तो एक बार अपन डीसी को देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले डीसी मोटर को मैंने दो टाइप में क्लासिफाई किया, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में मैंने बताया था एक ही सप्लाई होगी, उसी से स्टेटर और रोटर दोनों को एक्साइटेशन मिलेगी, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड बोला। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर जो होगी उसको तीन टाइप से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, सीरीज मोटर हो सकती है, शंट मोटर हो सकती है और कंपाउंड मोटर हो सकती है। इन तीनों का मीनिंग क्या है दोस्तों, क्या मतलब है। सीरीज मोटर मैं उस मोटर को कहूँगा जिसमें आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वो दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। मतलब जो आपकी फील्ड वाइंडिंग आएगी वो आपके आर्मेचर के सीरीज में है, तो मैं उसको सीरीज मोटर कहूँगा। यदि आपकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में है, शंट में है, तो मैं इसको शंट मोटर कहूँगा। और कंपाउंड मोटर के अंदर आपकी सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों फील्ड यहाँ पे आती हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी जो कि सीरीज में होगी आर्मेचर के, शंट फील्ड भी होगी जो कि आर्मेचर के पैरेलल में होगी, तो उसको अपन कंपाउंड मोटर नाम देंगे। तो यहाँ दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड अरेंजमेंट और कम्युलेटिव कंपाउंड अरेंजमेंट। डिफरेंशियली कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड का क्या मतलब है, तो डिफरेंशियली कंपाउंड जैसा कि नाम से पता लग रहा है डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और कम्युलेटिव का मतलब यहाँ जुड़ाव होगा। तो यहाँ तो घटाव होगा, यहाँ जुड़ाव होगा। तो घटाव से मतलब यहाँ क्या होगा, आपकी फील्ड दोनों आएंगी इसके अंदर। कंपाउंड के अंदर मैंने बताया था सीरीज फील्ड भी आएगी और शंट फील्ड भी आएगी। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रोल क्या होता है, फ्लक्स बनाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना। तो इसके अंदर फ्लक्स दोनों वाइंडिंग का इस तरह बनेगा कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स जो बनेंगे दोनों,
वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यदि बनेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, घटाव आएगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे डिफरेंशियली कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंस होगा यहाँ। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होगा, सीरीज फील्ड का फ्लक्स और शंट फील्ड का फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में बनेंगे, और एक डायरेक्शन में बनने के कारण इनका जो योग आएगा, जो टोटल आएगा, वो दोनों का जुड़ के आएगा, ऐड होके आएगा। इसलिए इसको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अपन नाम देंगे। तो दो तरह की हो सकती है, डिफरेंशियली कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दो तरह की अरेंजमेंट इसके अंदर हो सकती है। यदि लॉन्ग शंट क्या होगा, लॉन्ग शंट अपन डिस्कस करेंगे, आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में आपकी शंट वाइंडिंग आएगी तो उसको लॉन्ग शंट कहेंगे, और यदि शंट वाइंडिंग केवल और केवल आर्मेचर के शंट में आ रही है तो उसको शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर अपन कहेंगे, ठीक है। और यही सेम जो क्लासिफिकेशन है आपका डीसी जनरेटर के अंदर भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। तो आप इसको थोड़ा सा एक साथ थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये थोड़ा शायद आपको हो सकता है नहीं देख पा रहे हों, ठीक है। तो आप एक बार मैं जूम करके और बता दूंगा, एक बार मैं सारी चीज़ एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। इसका क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन अपन ने डिस्कस की। इलेक्ट्रिकल मशीन में अपन ने दो तरह की मशीन देखी, रोटेटिंग मशीन और स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन का मतलब था उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ट्रांसफॉर्मर इसका एग्जाम्पल था। और सिंगल फेज, थ्री फेज दो तरह का ये हो सकता है। रोटेटिंग मशीन की जब अपन बात करेंगे तो एसी मशीन और डीसी मशीन दो तरह की मशीन हो सकती है। एसी मशीन के अंदर एसी मोटर या एसी जनरेटर, इसी तरह डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर हो सकती है और डीसी जनरेटर हो सकता है। मोटर का दोनों तरफ अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जनरेटर का लगभग सेम क्लासिफिकेशन इसके अंदर चलेगा, ठीक है। अब एसी मोटर के अंदर ये दोनों तो हो गई आपकी थ्री फेज वाली, ठीक है, ये दोनों तो हो गई कौन सी, थ्री फेज वाली, और ये आपकी हो गई कौन सी, सिंगल फेज वाली। तो सिंगल फेज मोटर, स्पेशल पर्पज मोटर या फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, यहाँ भी अपन 5-6 मोटर को क्लासीफाई यहाँ पे करेंगे सिंगल फेज मोटर के अंदर। यहाँ अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ये सारी मोटर्स अपन सिंगल फेज मोटर, स्पेशल पर्पज मोटर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एसी मोटर थ्री फेज की बात करें तो इंडक्शन मोटर हो सकती है या सिंक्रोनस मोटर हो सकती है। इंडक्शन के अंदर अपन ने दो पार्ट पढ़े यहाँ पे। इंडक्शन के अंदर आपकी स्क्वायरल केज मोटर हो सकती है SCIM, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो सकती है SRIM। इसी तरह सिंक्रोनस मोटर के अंदर अपन ने देखा, सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी दो टाइप पॉसिबल हो सकते हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन द रोटर कंस्ट्रक्शन, रोटर की संरचना के आधार पे। एक हो सकता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर और एक सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। ये दो तरह की मोटर आपकी हो सकती है। इसके बाद अपन ने डीसी मोटर को क्लासीफाई किया। डीसी मोटर आपकी सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड मोटर दो तरह की होगी। सेपरेटली एक्साइटेड तो केवल सिंगल एक ही टाइप है, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड मोटर के 3 टाइप हो सकते हैं आपके, सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर सीरीज और शंट दोनों ही वाइंडिंग आएंगी, इसलिए उसको बोला कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के अंदर अपन ने दो टाइप यहाँ पे पढ़े हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड एंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियली के अंदर मैंने बताया था सीरीज और शंट फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, उसको अपन डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर कहेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो टोटल फ्लक्स होगा वो एडिशन होके आएगा, दोनों का जुड़ के आएगा, इसलिए इसको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। इनमें लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दो तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको फिर से जूम कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको शायद अब आसानी से आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं जो भी अपन ने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ अपन ने अभी पढ़ी है, ठीक है, डीसी का क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक्स की, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ बेसिक्स की अपन अब बात करेंगे, ठीक है, बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स की यदि अपन बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की बेसिक्स की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी कुछ टर्म की, इसमें अपन कौन कौन सी टर्म काम में लेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ जो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपके मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी चलेगी। तो कुछ मैं एक कंपैरिजन आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी और चुंबकीय क्वांटिटीज के बीच में एक कंपैरिजन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो विद्युत राशि, विद्युत
राशि और चुंबकीय राशि, विद्युत राशि और चुंबकीय राशियों के बीच में कंपैरिजन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के बीच में। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों, विद्युत इलेक्ट्रिकल के अंदर ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R, या V बराबर IR। ये अपन पढ़ चुके हैं किसके अंदर, ओम के नियम के अंदर। I इज इक्वल्स टू V बटे R। I यहाँ पे क्या है, करंट है, विद्युत धारा है। V आपका वोल्टेज होता था, और R क्या होता था, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता था, जो कि करंट के मार्ग में रुकावट डालता था, अपोजिशन करता था, धारा के मार्ग में रुकावट डालता था, जिसको अपन प्रतिरोध रेजिस्टेंस कह रहे थे, R से रिप्रेजेंट कर रहे थे। I इज इक्वल्स टू V बटे R। I बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V अपॉन R। ये विद्युत के अंदर अपना पढ़ा था ओम का नियम। इसी तरह सिमिलर, इसी के जैसे आपको चुंबकीय फील्ड के अंदर भी एक फॉर्मूला चलेगा जो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चुंबकीय फील्ड की यदि मैं बात करूंगा तो करंट की जगह तो आ जाएगा यहाँ क्या, फ्लक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल में जो करंट का काम हो रहा था वही चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स होगा। मतलब करंट को अपन फ्लक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। फ्लक्स को फाई से मैं व्यक्त करूंगा, फ्लक्स जो होगा ना चुंबकीय फ्लक्स, उसको फाई से अपन व्यक्त करते हैं। तो करंट की जगह तो क्या आ गया, फ्लक्स। V जो वोल्टेज होता है इसकी जगह क्या आ जाएगा, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। क्योंकि ये जो V है इसको मैं EMF भी तो लिख सकता हूँ। बताइए, EMF वोल्टेज ही तो होता है, तो ये फॉर्मूला में इस तरह भी लिख सकता था, V बाई R। और V क्या होता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो, विद्युत, मोटिव, वाहक, F का मतलब फोर्स या बल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, वोल्टेज ही होता है, तो V बाई R। ये फॉर्मूला तो विद्युत में हो गया। यहाँ EMF की जगह चलता है आपका MMF। MMF का मतलब है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल अपॉन, यहाँ जैसे R प्रतिरोध आ रहा था, यहाँ आ जाएगा RL, जिसको अपन बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम फॉर्मूला हो गया जो आपका इलेक्ट्रिकल में चलता था, I इज इक्वल टू V बाई R या फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन R। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं, फाई तो क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है। ठीक है, फाई होता है फ्लक्स, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं WV से। ठीक है, इसका मात्रक होता है वेबर, WV से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। MMF क्या है आपका, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल। इसको व्यक्त करते हैं F से। चुंबकीय वाहक बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है N इंटू आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है MMF का, N इंटू आई। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, गेरों की संख्या, गेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, और I क्या होता है आपकी विद्युत धारा, I क्या, विद्युत धारा। तो ये होता है MMF, N इंटू आई। जब किसी N गेरों की संख्या की यदि कोई कुंडली है या कॉइल है, जब उसमें I धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस कॉइल के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक MMF बनता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिसको मैं F से रिप्रेजेंट करता हूँ। F होता है N इंटू आई। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लक्स का मात्रक तो वेबर है, F का मात्रक क्या हो जाएगा, N का मात्रक तो टर्न, I का मात्रक एम्पियर। तो इसको लिखेंगे एम्पियर टर्न, टर्न। तो AT से इसको आप शॉर्ट में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है भाई, I का मात्रक तो एम्पियर और N का मात्रक टर्न, टर्न होते हैं N, तो एम्पियर टर्न या AT, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, एम्पियर टर्न को AT। ये विद्युत वाहक बल, सॉरी चुंबकीय वाहक बल MMF का मात्रक होगा एम्पियर टर्न, और NI इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, और RL क्या है, यहाँ पे रिलक्टेंस है। RL क्या है, रिलक्टेंस, प्रतिष्ठंभ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिष्ठंभ, प्रतिष्ठंभ। ठीक है, रिलक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठंभ। ठीक है, तो ये होता है R और छोटा सा L मैंने रखा है, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, प्रतिष्ठंभ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका RL रिलक्टेंस, MMF हो गया चुंबकीय वाहक बल, और ये हो गया फ्लक्स। तो I इज इक्वल टू V बाई R, फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला आपको लिंक करके एक दूसरे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह फ्लक्स MMF का तो क्या मात्रक हो गया, एम्पियर टर्न। ठीक है, अपॉन ये क्या है, रिलक्टेंस। तो यहाँ से यदि मैं रिलक्टेंस का मात्रक निकालना चाहूँ दोस्तों, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूँ, रिलक्टेंस बराबर MMF अपॉन फाई। बताइए,
रिलक्टेंस को इधर ले जाऊं, फाई को इधर ले आऊं, तो एमएमएफ का मात्रक तो क्या था, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का मात्रक क्या था, वेबर। तो आपके रिलक्टेंस या प्रति स्तंभ का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, ये ध्यान रखो दोस्तों, एम्पियर टर्न प्रति वेबर आपका मात्रक हो गया किसका, रिलक्टेंस का। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर आपका रिलक्टेंस का मात्रक होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो यहाँ जैसे मैं रेजिस्टेंस कह रहा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट, यह रिलक्टेंस होगा फ्लक्स के मार्ग में रुकावट। ये आप इस तरह इसको ध्यान रख सकते हो। रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स के मार्ग में रुकावट होता है। यदि किसी माध्यम का रिलक्टेंस ज़्यादा है तो फ्लक्स कम फ्लो होगा। फ्लो वर्ड में काम में ना लूँ, मैं ये कहूँ फ्लक्स कम सर्कुलेट होगा। ठीक है, यदि रिलक्टेंस कम है तो फ्लक्स आसानी से जाएगा, फ्लक्स के मार्ग में रुकावट कम आएगी। तो जैसे रेजिस्टेंस और करंट होते थे, उसी तरह रिलक्टेंस और फ्लक्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे रिलक्टेंस कम से कम हो। ठीक है, कम रिलक्टेंस होगा तो जो फ्लक्स है वो आसानी से आपका सर्कुलेट होगा, जो चुंबकीय लाइन होंगी, ठीक है, चुंबकीय लाइन जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, वो आसानी से आपकी सर्कुलेट हो पाएंगी यदि रिलक्टेंस कम है। और ये ज़्यादा है तो ये होगा। ठीक है, अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, अपन ने पढ़ा था रो एल अपॉन ए। ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला यही तो पढ़ा था अपन ने, रो एल अपॉन ए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन म्यू ए। तो लगभग सेम फॉर्मूला ही है दोस्तों, एल अपॉन ए यहाँ भी आ रहा है, प्रतिरोध के फॉर्मूले में भी एल अपॉन ए आ रहा है, एल अपॉन ए यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ रो की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन म्यू आ गया यहाँ। ठीक है, तो एल अपॉन म्यू ए किसका फॉर्मूला होगा, ये रिलक्टेंस का। इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, एल आपकी लेंथ है, ए आपका एरिया है, और म्यू क्या है यहाँ पे, इसको म्यू को बोलते हैं अपन चुंबकशीलता। ठीक है दोस्तों, म्यू क्या है, ये है चुंबकशीलता, इसको बोलते हैं अपन चुंबकशीलता या परमीबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परमीबिलिटी। परमीबिलिटी कह सकते हो, चुंबकशीलता कह सकते हो। म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। ठीक है, शॉर्ट में आप एच अपॉन एम लिख सकते हो। ठीक है, एच अपॉन एम, ये होती है चुंबकशीलता म्यू। म्यू चुंबकशीलता, परमीबिलिटी का मात्रक क्या होता है, हेनरी बटे मीटर, हेनरी पर मीटर इसका मात्रक होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपकी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, जो म्यू नॉट है इसका जो मान होता है ये फिक्स है, ये आपकी होती है एयर के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, म्यू आर जो है, यहाँ से यदि मैं म्यू आर का मान निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, म्यू बटे म्यू नॉट, ये आएगा। म्यू का मात्रक क्या है, हेनरी पर मीटर, और म्यू नॉट का मात्रक भी क्या है, हेनरी पर मीटर। तो म्यू आर जो है इसका मात्रक क्या आएगा, हेनरी पर मीटर से हेनरी पर मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू आर क्या होगा, यूनिट लेस, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन। ठीक है, मात्रकहीन राशि होगी, यूनिट लेस का मतलब मात्रकहीन। तो म्यू आर जो है, जिसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक, इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता इसको बोलते हैं, रिलेटिव परमीबिलिटी, रिलेटिव परमीबिलिटी, आर का मतलब रिलेटिव परमीबिलिटी। तो म्यू आर जो है रिलेटिव परमीबिलिटी, इसको आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलेंगे, और ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रिलेटिव चीज है ना, रिलेटिव, तो रिलेटिव कोई भी चीज हो उसका कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दो चुंबकशीलताओं का अनुपात है, तो दोनों चुंबकशीलताओं से तो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यूनिट लेस क्वांटिटी आपको मिलेगी, मात्रकहीन। क्योंकि पूछ लेता है कई बार कि म्यू आर का मात्रक क्या होता है, और अपन को म्यू से क्या ध्यान आया था, हेनरी पर मीटर, और अपन हेनरी पर मीटर गलत कर जाते हैं। लेकिन म्यू आर यदि पूछे तो ध्यान रखना है आपको, ये मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ दोस्तों रिलक्टेंस का, एल अपॉन म्यू है। तो यहां से मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं क्लियरली
ठीक है। यदि आपका म्यू ज़्यादा है, किसी माध्यम में चुंबकशीलता की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यदि मुझे कम रिलक्टेंस चाहिए, प्रतिष्ठम्भ का मान कम चाहिए किसी माध्यम के लिए, तो मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, क्या बढ़ानी पड़ेगी, उसके म्यू का मान, चुंबकशीलता का मान मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आसानी से फ्लो, फ्लक्स का रास्ता बन जाए, आसानी से फ्लो उसमें, फ्लक्स उसमें जा सके, फ्लक्स के मार्ग में रुकावट आए वो कम से कम आए। ठीक है, तो यदि आपको लो रिलक्टेंस चाहिए, कम प्रतिष्ठम्भ चाहिए, तो आपको चुंबकशीलता का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो हाई, उच्च चुंबकशीलता की अपन चुंबकीय पदार्थ काम में लेते हैं। जब भी अपन ट्रांसफार्मर की कोर बनाएंगे या जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पढ़ेंगे, तो उसकी जो परमिबिलिटी रखेंगे, चुंबकशीलता, वो रखेंगे उच्च चुंबकशीलता, हाई परमिबिलिटी के मटेरियल अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलक्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल में चलता है रो एल अपॉन ए, यहाँ इलेक्ट्रिकल में रो क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये तो पढ़ा था अपन ने, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने बताया है, ये कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है। करंट V/R, फ्लक्स mmf अपॉन रिलक्टेंस, mmf होता है N × I, एफ से व्यक्त करते हैं, एम्पियर टर्न इसका मात्रक होता है। यहाँ से अपन रिलक्टेंस का मात्रक देख लिया, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, क्योंकि रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला तो आ गया mmf अपॉन फाई से, और एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया L अपॉन म्यू ए से। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं एक इसका और एक मात्रक निकालूं रिलक्टेंस का दोस्तों, तो क्या आएगा, L का मात्रक तो मीटर, ये हेनरी पर मीटर, गुणा एरिया का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 1/हेनरी बचा है यहाँ। ठीक है, 1/हेनरी, या 1/हेनरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हेनरी इनवर्स। तो ये भी एक इसका मात्रक हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो रिलक्टेंस है प्रतिष्ठम्भ, उसका एक मात्रक हेनरी की घात -1। ठीक है, हेनरी इनवर्स या 1/हेनरी इसका एक मात्रक हो सकता है, और एक मात्रक इसका ये भी हो सकता है। तो दोनों ही सही है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर भी रिलक्टेंस का आपका मात्रक, क्योंकि फ्लक्स का मात्रक था वेबर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करें इंडक्टेंस L का। ठीक है दोस्तों, एक इंडक्टेंस L का और अपन एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इंडक्टेंस L का। तो इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों। इंडक्टेंस L, इंडक्टेंस L से व्यक्त करते हैं, और मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी। ठीक है, ये होता है ना दोस्तों इंडक्टर, ये होता है आपका इंडक्टर। तो इंडक्टर L हेनरी इसका मात्रक होता है। तो एक L का फॉर्मूला मैं इनकी फॉर्म में और निकालना चाह रहा हूँ, रिलक्टेंस की फॉर्म में, तो मैं किस तरह निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये L इंडक्टेंस, इसमें मैंने आई करंट जब फ्लो कराऊंगा, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, जो आई करंट फ्लो कराने पे जो E इसमें बनेगा, जो EMF इसके अंदर बनता है, वो मैं देता हूँ N/dt के द्वारा। ठीक है, ये अभी अपन पढ़ेंगे फैराडेस लॉ में। मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ N/dt। ठीक है, N, इसको मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करके ये लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, dφ/di, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ di/dt से। ठीक है, dφ/dt था EMF का फॉर्मूला, n नंबर ऑफ टर्न, फाई फ्लक्स, t टाइम, E EMF, n dφ/dt। dφ/dt की जगह मैंने रख दिया dφ/di, और di/dt, मतलब di बीच में ले लिया, और चूंकि एक ऊपर लिया एक नीचे लिया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये जो फॉर्मूला बना, ये आपके इंडक्टेंस L का फॉर्मूला बन गया। तो E में लिख सकता हूँ, ये कहलाता है आपका L × di/dt। ठीक है, ये आपका EMF का फॉर्मूला था, L di/dt, जहां L मैंने इसको लिखा है, मैंने L किसको माना है, N × dφ/di को, इसको मैंने माना है L। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, N फ्लक्स अपॉन करंट। ठीक है, dφ तो क्या है, फ्लक्स अपॉन करंट है, तो N/I तो मैंने यहाँ ले लिया, और फ्लक्स का मान, ठीक है, L का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ मैं, N/I तो है ही है, फ्लक्स की जगह मैं कहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, जो फ्लक्स का फॉर्मूला था, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था आपका, mmf अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स का फॉर्मूला mmf अपॉन रिलक्टेंस अभी अपन ने पढ़ा है, mmf अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, N/I तो है ही है, mmf का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था Ni। ठीक है, mmf का फॉर्मूला अपॉन
रिलक्टेंस, आई से आई कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा n स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। ये आया अपना इंडक्टेंस L का फॉर्मूला जिसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इंडक्टेंस L का जो फॉर्मूला आया वो आया n स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। n नंबर ऑफ टर्न है कॉइल के अंदर, जो अपन ने कॉइल ली थी सपोज करो n नंबर ऑफ टर्न है और इसके लिए रिलक्टेंस RL शो हो रहा है, तो जो इसका जो L होगा इंडक्टेंस वो दिया जाएगा नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस, n स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ठीक है दोस्तों, ये L था। ठीक है, ये L का मान मैंने यहाँ से उठा के ये रखा है। और फिर ये फ्लक्स था d∅, तो इसकी जगह फ्लक्स लिख दिया, करंट की जगह करंट लिख दिया। फ्लक्स की फॉर्मूला होता है एमएमएफ और रिलक्टेंस, और आई मैंने यहाँ बाहर ले लिया, एमएमएफ का मान रख दिया एन आई अपॉन रिलक्टेंस। तो आई से आई ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया था, तो एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस आपका बचा। यदि यहाँ पे मैं रिलक्टेंस का फॉर्मूला भी पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एन स्क्वायर अपॉन एल अपॉन म्यू है। अभी अभी बताया था ना रिलक्टेंस का फॉर्मूला, रिलक्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो रिलक्टेंस होता है वो होता है एल अपॉन म्यू है। ठीक है, तो यहाँ रिलक्टेंस का फॉर्मूला, अब म्यू ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये फॉर्मूला आ गया एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसमें मैंने केवल क्या किया है, आर एल का मान रख दिया। आर एल का मान था ना रिलक्टेंस का एल अपॉन म्यू ए, तो एल तो नीचे रह गया और म्यू ए कहाँ पहुँच गया, एन स्क्वायर के पास में पहुँच गया, तो एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल ये आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लेता है कई बार, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। तो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पे निर्भर करता है, ध्यान रखना है। जो इंडक्टेंस होता है प्रेरकत्व, ठीक है, इंडक्टेंस का मतलब प्रेरकत्व जो होता है आपका, वो घेरों, जो कॉइल का प्रेरकत्व होगा वह उस कॉइल में घेरों की संख्या के वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है आपको, यदि किसी कॉइल का जो मीडियम है वो तो समान रखूं मैं, मतलब मीडियम समान का मतलब रिलक्टेंस में कोई चेंज मैं ना करूं, रिलक्टेंस का मान समान रखूं, मतलब माध्यम का ही तो होता है रिलक्टेंस, तो माध्यम तो मैं सेम रखूं। और यदि उसके घेरों की संख्या मैं दुगनी कर दूं, कॉइल के घेरों की संख्या कितनी कर दूं, दुगनी कर दूं, तो उसका जो प्रेरकत्व आएगा, इंडक्टेंस आएगा, वो कितना आएगा, 4 गुना आएगा, क्योंकि दुगने का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के समानुपाती होता है आपका प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न दुगने करोगे तो इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 3 गुने करोगे तो इंडक्टेंस 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस है वो उसके नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर या वर्ग के समानुपाती होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अब एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की ही अपन बात कर रहे हैं, एक और टर्म चलती है मैग्नेटाइजिंग चुंबकन बल, चुंबकन बल। ठीक है, H से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन बल H। तो H क्या होता है, तो यहाँ से मैं देखूं तो V बराबर एक फॉर्मूला, V जो होता है वो आपके H के समानुपाती होता है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V बराबर म्यू H। ठीक है, V बराबर क्या आता है, म्यू H के बराबर होता है। तो H का फॉर्मूला यदि निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, V अपॉन म्यू। ठीक है दोस्तों, H आ जाएगा V अपॉन म्यू। अब B का भी डिस्कस कर लेते हैं। B क्या होता है, B होता है आपका, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी होती है आपकी B, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको सिंपल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको कहते हैं। ठीक है, बी को, और बी दिया जाता है आपका फ्लक्स अपॉन एरिया, और फ्लक्स का मात्रक क्या था, वेबर, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, या इसको टेस्ला भी इसका मात्रक अपना दिया जाता है, ध्यान रखना है। तो टेस्ला होता है टी, टेस्ला को टी से व्यक्त करते हैं, ये बी का मात्रक है, और बी क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है बी। फाई अपॉन ए इसका फॉर्मूला है, फ्लक्स बटे एरिया,
फाई फ्लक्स का मात्रक वेबर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैं इसका मात्रक कह सकता हूँ, या टेस्ला भी इसका मात्रक मैं कह सकता हूँ। ये दोनों बराबर है, मतलब टेस्ला को ही क्या लिख सकते हो आप, वेबर बटे मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये तो होता है बी। और एच होता है चुंबकन बल एच, तो ये इन दोनों में रिलेशन चलता है, जो बी होता है वो एच के प्रोपोर्शनल आता है, तो बी बराबर म्यू एच में यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एच का एक फॉर्मूला और बनाना चाहूँ तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई बटे ए, फाई बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, फाई अपॉन म्यू तो है ही है नीचे, ए और आ जाएगा, मतलब बी की जगह मैंने क्या रख दिया, फाई अपॉन ए। यदि मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, फाई अपॉन म्यू ए गुना एल बटे एल। ठीक है, तो ये क्या बन गया दोस्तों, बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया। तो देखो दोस्तों, एल अपॉन म्यू है, ये क्या बन गया आपका, एल अपॉन म्यू है, तो एच क्या आ गया आपका, फाई। ठीक है, और एल अपॉन म्यू है क्या होता है आपका, रिलक्टेंस। बताइए दोस्तों, भूल गए क्या, रिलक्टेंस एल अपॉन म्यू पढ़ा था या नहीं, अपॉन एल। मैंने रिलक्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, एल अपॉन म्यू प्रतिष्ठम का फॉर्मूला, तो यही तो बना है यहाँ, एल से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो एल अपॉन म्यू है आपका बन गया रिलक्टेंस, तो इसकी जगह मैंने रख दिया रिलक्टेंस, फाई अपनी जगह एल अपनी जगह। अब फाई इंटू रिलक्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था, फाई मैंने अभी बताया था, फ्लक्स का फॉर्मूला एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, एम एम एफ था एन आई और ये था रिलक्टेंस। ठीक है, तो फाई गुना रिलक्टेंस, यदि रिलक्टेंस को मैं इधर ले आऊँ तो फाई गुना रिलक्टेंस किसके बराबर होगा, एम एम एफ के बराबर होगा, एन आई के बराबर होगा। तो फाई इंटू रिलक्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूँ, यहाँ एन इंटू आई लिख दूँ डिवाइड बाई एल, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एच का फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। उसका मात्रक निकालना चाहूँ तो एम्पियर टर्न, ठीक है, आई का मात्रक एम्पियर, एंड टर्न अब बटे मीटर, लेंथ का मात्रक क्या होगा, मीटर, ये आपका एच का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एच के बारे में आपको ध्यान रखना है, बी और एच में रिलेशन ध्यान रखना है। बी बराबर क्या होता है आपका म्यू एच, बी मैंने बताई था फाई अपॉन ए, तो एच यहाँ से क्या आया, बी अपॉन म्यू, बी का मान रख दिया फाई अपॉन ए, तो फाई अपॉन म्यू है, लेंथ से ऊपर नीचे लंबाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल अपॉन म्यू रिलक्टेंस का फॉर्मूला बन गया, और ये एक एल यहाँ पे नीचे रह गया। फाई और आर एल ये दोनों होते हैं एन आई के बराबर, ये रहा इधर बताया था मैंने, फाई गुना आर एल करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आई, तो एन आई आ गया एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ये आपका एच का मात्रक हो गया, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक हो गया, इसको एच अपन बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे आपके, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि कौन कौन सी चीज़ें अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इनको छोटा करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। यहाँ अपन ने इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला है, और बी एच और बी चुंबकीय क्षेत्र के जो पॉइंट्स हैं वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फैराडेस लॉ पे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है आपका फैराडे का नियम, इलेक्ट्रिकल में यहीं से शुरुआत होती है आपकी, फैराडे नियम। किसके नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, सॉरी हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके लिए फैराडे ने नियम दिए थे, तो इनको कहते हैं अपन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है दोस्तों कि यदि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल है, विद्युत है, तो मैं उससे प्रेरण के थ्रू चुंबकीय क्षेत्र में उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, या मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है तो प्रेरण के थ्रू मैं उसको विद्युत में बदल सकता हूं। तो प्रेरण मतलब इंडक्शन से मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेट जा सकता हूँ, मैग्नेट टू इलेक्ट्रिकल मैं कर सकता हूँ, ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे ने इसके लिए नियम दिए थे, जिनको मैं फैराडे के नियम मैं कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या नियम दिए थे, तो इसमें अपन पहले पढ़ते हैं फैराडे का प्रथम नियम।
फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे के प्रथम नियम में फैराडे ने बताया था, क्या बताया था दोस्तों, देखो इधर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने बताया था कि यदि सपोज करो मेरे पास एक मैग्नेट है NS क्या है, मेरे पास एक चुंबक है, ठीक है। अब इसकी जो लाइनें होती है ना, चुंबकीय लाइनें, वो जाती हैं N से S, नॉर्थ से साउथ पोल, इस तरह इसकी लाइनें होती हैं, लाइनों की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर। और यदि मैं अंदर बात करूंगा ना, चुंबक के अंदर, तो साउथ से नॉर्थ इनकी चुंबकीय लाइनों की क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एक चुंबक है NS और मेरे पास एक कॉइल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, कोई कुंडली यहाँ पे रखी हुई है। इस कुंडली में मैंने क्या कर रखा है, एक गैल्वेनोमीटर मैंने लगा रखा है, इसमें N टर्न है और मैंने एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया है ताकि मैं इसमें धारा जब फ्लो होगी तो इसमें कुछ ना कुछ विक्षेपण आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी जीरो है। जैसे ही धारा फ्लो होगी तो इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा इस पॉइंटर में, तो मैं समझ जाऊंगा इसमें करंट बन गया, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो चुंबकीय लाइनें हैं ये पूरी हैं, ठीक है, ये इस तरह हैं, ये काफ़ी फैल रही हैं, मतलब इस तरह ये लाइनें जाती हैं आपकी, इस मतलब मैं ये कहूँ इस पूरे एरिया के अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट है। ये जो मैंने एक सर्कल बनाया इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपकी कोई कुंडली रखी हुई है, कोई कुंडली आपकी रखी हुई है। अब यहाँ पे फैराडे ने क्या देखा, फैराडे ने एक प्रयोग किया, यहाँ पे फैराडे ने क्या प्रयोग किया, फैराडे ने देखा कि जब ये दोनों स्थिर रखी हुई हैं तो कोई विक्षेपण गैल्वेनोमीटर में नहीं आता है, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई इसमें EMF विद्युत वाहक बल नहीं बन रहा है। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही उसने इस चुंबक में कुछ मूवमेंट कराया, इस चुंबक को वो इस कुंडली के नजदीक ले गया और दूर लेके आया, ठीक है, मतलब इसमें उसने कुछ चेंज करना चालू किया इस चुंबक में। तो उसने क्या देखा, जब मैं इस चुंबक को इस कुंडली के नजदीक ले जाता हूं और दूर ले जाता हूं तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, विक्षेपण आता है। इसका मतलब हुआ कि इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, ठीक है, और उस विद्युत वाहक बल या वोल्टेज के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगा, धारा बहने लगी, और धारा बहने का पता मुझे कहां से चल गया, इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से पता लग गया, ठीक है। उसने क्या कहा कि जब उसने क्या कहा फैराडे ने, उसने जो प्रयोग है उससे क्या स्पष्ट हुआ, उससे स्पष्ट हुआ कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कुंडली में, कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल EMF प्रेरित होता है, या EMF को अपन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल बना और इसी को फैराडे ने प्रथम नियम में कहा था। अब एक प्रयोग उसने क्या किया, उसने चुंबक को फिक्स रखा कांस्टेंट और इस कॉइल में मूवमेंट कराया, मतलब एक कॉइल को एक बार दूर ले गया और एक बार नजदीक लाया, मतलब अब इस बार इसने क्या किया, चुंबक को कांस्टेंट रखा, इस कॉइल को चुंबक के एक बार तो नजदीक लाया और दूर लाया। तो ये प्रोसेस जब की ना, उसने नजदीक लाया, दूर ले गया और नजदीक लाया, तो फिर से उसने देखा कि इसमें क्या हो गया, आपका कुछ ना कुछ विक्षेपण आया जब वो चेंज करा रहा था, नजदीक और दूर ले जाए, जब उसने फिक्स रख दिया उठा के तो फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब जब तक चेंज हो रहा है, मतलब जो फ्लक्स है इस पूरे एरिया के अंदर, उस फ्लक्स से ये कॉइल के जो टर्न है ये क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, लिंक। तो जब ये इससे लिंक कर रहे हैं और उसमें समय के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में धारा का फ्लो होता है और उस धारा के फ्लो को मैं इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा देख सकता हूं। तो मैं फिर से बताऊं, इसने प्रथम नियम में क्या कहा था फैराडे ने अपने प्रथम नियम में कहा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कुंडली के सापेक्ष फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, या कुंडली से लिंक कर रहे फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा फ्लो होती है, बहती है, ठीक है। तो इस तरह EMF इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित का मतलब इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF। तो ये इसने प्रथम नियम में बताया था, इसने केवल यही बताया था फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, बनेगा। मतलब चुंबक से क्या बना लिया आपने,
इलेक्ट्रिकल बना ली। ये देखो आपके पास चुंबक थी केवल और एक सिंपल कुंडली थी और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यहाँ बन गई, आपका ईएमएफ बन गया ना, तो इलेक्ट्रिकल का जनरेशन हो गया, चुंबक से इलेक्ट्रिकल का जनरेशन हो गया। अब कितनी इलेक्ट्रिकल बनेगी, विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ये इसने बताया था अपने द्वितीय नियम में। ठीक है, तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया था, इसने अपने दूसरे नियम में बताया था कि जो विद्युत वाहक बन रहा है उसका मान कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसने द्वितीय नियम में बताया। पहले नियम में तो केवल क्या बताया कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल बनेगा। अब वो कितना बनेगा ये इसने दूसरे नियम में बताया। तो इसने दूसरे नियम में बताया कि जो बनने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो निर्भर करता है या वो समानुपाती होता है किस पर, फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन की दर। लैम्बडा यहाँ पे क्या है, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है दोस्तों, लैम्बडा क्या है, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन फाई। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है, टर्न घेरे और फाई क्या है, फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं इसका मान रखूँ d/dt और लैम्बडा का मान रखूँ एन फाई, तो आपका n तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और d के साथ क्या रह जाएगा, फाई, तो n d फाई अपॉन dt। ये मैंने अभी काम में लिया था ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ये फैराडे ने बताया था कि विद्युत वाहक बल का मान है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न, घेरों की संख्या पर निर्भर करता है, जितनी ज़्यादा कुंडली में घेरों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा ईएमएफ आपका बनेगा। दूसरा डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। डी फाई अपॉन डी टी का मतलब क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मतलब फ्लक्स में समय के साथ कितना चेंज हो रहा है, टी ये क्या है, टाइम, समय है। तो समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन यदि ज्यादा होगा, मतलब परिवर्तन की दर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा ईएमएफ आपका बनेगा। मतलब इन दोनों फैक्टर पे आपका ईएमएफ डिपेंड करेगा। यदि मुझे ज्यादा मैग्नीट्यूड या ज्यादा मुझे ईएमएफ बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन तेज करना पड़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा और घेरों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एन डी फाई बाई डी टी ये चीज मुझे करनी पड़ेगी। फैराडे ने दूसरे नियम में ये फॉर्मूला बताया कि जो ईएमएफ बनेगा वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, तो घेरों की संख्या पे और फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे। ठीक है दोस्तों, ये जो परिवर्तन कर रहे थे ना अपन, मतलब इसको मैं दूर ले जा रहा, नजदीक ले जा रहा था, दूर ले जा रहा था, तो ये परिवर्तन ही तो कर रहे थे। तो इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें जब परिवर्तन में ज्यादा करूंगा तब ही क्या होगा, आपका ज्यादा ईएमएफ बनेगा। अब बताइए मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ बनानी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मुझे मशीन बनानी है, मुझे जनरेटर बनाना है, ईएमएफ मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लगातार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस चुंबक को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि इस चुंबक को इस कॉइल के चारों तरफ मैं घुमाता रहूं लगातार, तो लगातार परिवर्तन होता रहेगा। ये यदि घूमेगी चारों तरफ तो लगातार परिवर्तन होता रहेगा और ईएमएफ लगातार मुझे मिलता रहेगा। तो एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, मैं इस कॉइल को यहाँ से उठाऊं और चुंबक के चारों तरफ मैं इसको घुमाता रहूं। ठीक है, तो दो तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल हो गई दोस्तों और दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आए। ठीक है, मतलब जब अपन जनरेटर पढ़ेंगे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, तो वहां यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके काम में आने वाला है। ये जो कॉइल होगी जिसमें ईएमएफ बनता है, इस कॉइल को अपन कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, केवल नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी नियम ये पहले लेक्चर में जो अपन पढ़ रहे हैं यही रहेगा। ये जो कॉइल मैंने कुंडली बनाई है जिसमें ईएमएफ बन रहा है आपका फैराडे के नियम के द्वारा, इसको क्या नाम देंगे, वह आर्मेचर वाइंडिंग इसको कहेंगे मशीन में जब अपन आगे जनरेटर पढ़ेंगे। और ये जो चुंबक बनाने का जिसका काम है, जो वाइंडिंग आपकी चुंबक बनाएगी, चुंबकीय बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड कराएगी, इसको बोलेंगे अपन फील्ड वाइंडिंग। केवल ये नाम चेंज होंगे, बाकी सब कुछ नियम आपका सेम रहेगा। अब ये ध्यान रखो, आप ये आगे जब डिस्कस करेंगे तो मैं यही नियम आपको याद दिलाऊंगा कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी, जिसमें विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होगा, और फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, जिसमें एनएस पोल आएंगे और जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब मुझे जनरेटर बनाना है तो आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कराना है, तो मैं दोनों चीज कर सकता हूं। ठीक है, दोनों चीज कौन सी, मैं आर्मेचर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के चारों तरफ घुमा सकता हूं या फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के चारों तरफ घुमा सकता हूं। दोनों केस में आपका ईएमएफ बनेगा और यही अपन करने वाले हैं किसके अंदर, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के अंदर अपन क्या करेंगे, और एसी जनरेटर दोनों को मैं बता दूं, तो डीसी जनरेटर के अंदर क्या होगा दोस्तों, आपका डीसी जनरेटर की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो जो फील्ड वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग ये होगी स्टेटर पे, मतलब इसको स्थिर रखूंगा मैं
और आर्मेचर वाइंडिंग वो होगी वो चारों तरफ घूमेगी, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग होगी रोटर पे, तो ये रोटेट करेगी, ये स्थिर रहेगा। ठीक है, मुझे एक तो स्थिर रखना है, दूसरे को घुमाना है। और जब मैं एसी जनरेटर की बात करूंगा, सिंक्रोनस जनरेटर की जब अपन बात करेंगे, तो वहां जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। वहां क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग तो आपकी रोटेट करेगी, ये तो रोटर पे होगी, जो चीज रोटेट करानी है उसको तो रोटर पे रखना पड़ेगा, और स्टेटर पे क्या रखना पड़ेगा, जो मुझे स्थिर रखनी है, तो स्टेटर पे होगी क्या आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। अब ऐसा क्यों होगा डिफरेंस दोनों के बीच में, तो ये अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। तो ये फैराडे के नियम अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम आता है आपका लेंज का नियम। तीसरा नियम आता है लेंज का नियम। ठीक है, तो लेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया दोस्तों, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यदि अपन पढ़ें तो लेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो फैराडे ने जो दोनों नियम दिए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, जो दो नियम फैराडे ने दिए, इन दोनों में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल फैराडे में इसने क्या और एडिशनल बताया, इसने दिशा को भी बता दिया कि जो विद्युत वाहक बल बन रहा है उसकी दिशा क्या होगी। उस दिशा के लिए इस लेंज ने एक नियम दिया था। तो इसने क्या कहा था कि जो ईएमएफ बन रहा है फैराडे के नियम में वो बिल्कुल ठीक है, केवल इसमें एक माइनस साइन और लगा दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग आता है, लेंज के नियम से। ठीक है, लेंज के नियम से इस फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, मतलब एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी तो किसने दे दिया था, फैराडे ने। एक माइनस साइन किसने लगा दिया, ये लेंज के नियम के अकॉर्डिंग माइनस साइन आता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कहता है, लेंज का नियम को कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, तो लेंज ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था का मतलब चाहे या तो आप कॉइल को घुमाओ, कुंडली को घुमाओ चुंबक को स्थिर रखते हुए, ये चुंबक को घुमाओ कुंडली को स्थिर रखते हुए, दोनों अवस्थाओं में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दोनों अवस्थाओं में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित होने वाला किसमें प्रेरित हो रहा है, कुंडली में। कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, तो प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए नियम दिया था, तो जो दिशा होगी वो इस प्रकार होती है कि वह सदैव, जो ईएमएफ है ना, ये सदैव उन कारणों का विरोध करेगा, यह सदैव उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जिसके कारण हुई है उसी का ये विरोध करता है, तो इसीलिए इसके आ गए माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसके कारण ये बन रहा है, फ्लक्स में चेंज के कारण बन रहा है, तो फ्लक्स में चेंज के कारण का ये क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो ये है आपका लेंज का नियम, माइनस साइन लेंज के नियम के अकॉर्डिंग इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये फैराडे का नियम था। ठीक है, और ये फैराडे प्रथम नियम में केवल उसने बताया था कि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, दूसरे नियम में इसने फॉर्मूला बता दिया एन डी फाई बाई डी टी, और जो ये तीसरा जो लेंज का नियम है इसने यह माइनस साइन लगा दिया जो कि दिशा को बता रहा है, या मैं कहूँ विरोध को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, ये लेंज के नियम में इसने बताया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।